आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हेडेक। माइग्रेन उसी के अंदर आता है। हेडेक के अंदर ही माइग्रेन आता है। माइग्रेन इज अ सब टाइप ऑफ हेडेक। प्रॉपर हम हेडेक पढ़ेंगे, उसमें माइग्रेन हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। बाकी और भी हम देखेंगे, बाकी सब क्लस्टर हेडेक भी बहुत अच्छे से देखेंगे, टेंशन हेडेक भी काफी अच्छे से देखेंगे। जो अभी नोट्स है इसमें थोड़ा बहुत लिमिटेड लिमिटेड लिखा हुआ है, मगर हम उसको पूरा कंप्लीटली एक एक चीज को ओपन ओपन करके उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आज का हमारा टॉपिक है हेडेक। हेडेक है क्या? क्या प्रॉब्लम है हेडेक? हेडेक इज अ कॉमन सिम्टम अराइजिंग फ्रॉम, यहाँ पर चार प्रॉपर पांच चीजें लिख के दी हैं हमको: साइकोलॉजिकल, ओटोलॉजिकल, ऑप्थेमोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड सिस्टमिक डिसीजेस। कौन कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है जब हमें उससे हेडेक होने लग जाए? हेडेक आज की डेट में बहुत कॉमन कॉज है। कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपके हेडेक को एसोसिएट कहीं ना कहीं कर ही देती है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके बॉडी में, अगर कुछ भी गड़बड़ हो, थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है, वो आपके हेडेक को कॉज कर ही देती है। मगर दो ऐसी डायरेक्ट चीजें होती हैं जो आपके हेडेक के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल रहती है। क्या रहती है? एक तो आपका विद इन हेडेक की प्रॉब्लम्स। हेडेक मतलब विद इन द क्रेनियम, सेरिब्रल, ब्रेन के अंदर वाली चीज है कि ब्रेन के अंदर कोई एनोमली चल रही है। या दूसरी जो उससे सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है वो है हमारा फेस। आप इमेजिन करके देख लो, आप खुद करके देख लो, आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, वो आपके हेडेक 99-100% आपको हेडेक कराई ही कराएगी। छोटी एक अल्सर भी हो जाएंगे ना, वो भी अगर बढ़ जाएंगे तो वो भी आपको एक टाइम बाद हेडेक कराने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि नर्व सारी वहीं जा रही है। नर्व आपने बहुत कॉमन देखा है कि अगर आपने सीएनएस इन्फेक्शन जाना, मेरे यूट्यूब पे जाना, सीएनएस इन्फेक्शन का लेक्चर देखना, उसमें आपको समझ आएगा कि सीएनएस इन्फेक्शन, ब्रेन के इन्फेक्शन, क्योंकि मेन कॉज रूट हेडेक का तो ब्रेन ही है। सीएनएस इन्फेक्शन में भी मैंने बताया है कि जो मेन इन्फेक्शन ब्रेन में, ब्रेन के थ्रू तो होता ही है, मगर अगर सेकेंडली एसोसिएट आप इन्फेक्शन का कॉज देखोगे तो वो ब्रेन के अलावा सबसे मोस्ट कॉमन फेस है। फेस में अगर मैं बात करूं, अगर ईयर में हो जाए तो ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमनली ब्रेन में इन्फेक्शन पहुंचा देता है। अभी मैं हेडेक की बात नहीं कर रहा हूं, इन्फेक्शन का समझा रहा हूं कि अगर इन्फेक्शन ट्रेवल कर जाता है तो हेडेक इतना फिर कॉमन क्यों हो जाता है। चाहे वो ओटाइटिस मीडिया हो, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन, आई में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको कॉमन कोल्ड भी हो जाए, तो उसका इन्फेक्शन भी इवन ब्रेन तक पहुंच जाता है। उसका इवन भी कोल्ड का भी अगर ज्यादा टाइम तक हो तो वो भी आपको मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस वगैरह भी करा सकता है, कॉज करा देता है। उसी तरीके से हेडेक होता है कि हमारे फेस में जितनी भी नर्व्स है, फेशियल नर्व्स है, अगर कोई भी फेशियल नर्व थोड़ी बहुत भी स्टिमुलेट हो जाती है, वो सीधा पेन को हमारे लिए हेडेक कॉज करा ही देती है। आंखों का तो अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकल में, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से? सबसे बड़ा मूड डिसऑर्डर। जो मूड डिसऑर्डर्स है आज की डेट में तो हर किसी को है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे प्रॉब्लम अगर साइकोलॉजिकल में मोस्ट कॉमन मूड डिसऑर्डर जो आपके हेडेक का सबसे बड़ा कॉज है आज की डेट में, टेंशन। वहीं अगर देखें तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अगर हमारे अंदर कोई ना कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाए तो वो भी हेडेक, वो भी ये साइकोलॉजिकल के अंदर की बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल के अंदर अगर मैं तीन चीजें मैं देखूं तो कौन कौन सी वो तीन चीजें एसोसिएटेड है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर हेडेक कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? पहली रहती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपको, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर पहला मूड डिसऑर्डर, ये सबसे ज्यादा कॉमन है हेडेक कराने के लिए। आप इसमें देख रहे हो, डिप्रेशन देख लो, एंजाइटी, टेंशन, जो भी जो आपके मूड को अल्टर कर दे वो आपके हेडेक को कॉज करा ही देता है। यानी पहला मूड डिसऑर्डर। दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाए आपको, वो इवन तुरंत आपको हेडेक कॉज करा देगा। थर्ड वन होता है साइकोटिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? साइकोटिक। कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है तो वो भी आपके हेडेक को कॉज करा सकती है। यानी साइकोलॉजिकल के अंदर हमने तीन डिसऑर्डर देखे: मूड डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर। ये तीनों डिसऑर्डर बहुत कॉमन रहते हैं हेडेक कॉज कराने के लिए। वहीं अगर हम ओटोलॉजिकल में चले तो ओटोलॉजिकल यानी कि ईयर रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। आज की डेट में आपको बहुत बड़ी रिसर्च बता रहा हूँ, बहुत बड़ी अभी एक रिसर्च निकल के आई है कि आज हर दो में से एक आदमी को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हेडेक हो रहा है क्योंकि कंप्लीट वो एम्बुलेंस का साउंड सुन रहा है। आज हम डिप्रेशन में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस के साउंड की वजह से जा रहे हैं। अभी रिसर्च आई सबसे ज्यादा, चाहे बच्चे हो, यंगर एज हो, ओल्डर एज हो, हम इतना एम्बुलेंस का, हम कहीं भी अगर
इवन हमारे घर पे भी हमें एक दिन में एक दो बार तो एम्बुलेंस का साउंड सुनाई दे देता है। अगर हम मार्केट धूके से भी निकल जाए तो एम्बुलेंस का साउंड निकल सुनाई देता ही देता है। नॉर्मल अगर एक साउंड हमको बोला गया है, वो बोला गया है 60 to 70 डेसिबल। 60 to 70 डेसिबल तक अगर साउंड होता है तो वो हमारे लिए नॉर्मल है, वो हमें कुछ कॉज नहीं करता। अगर वो साउंड इससे ऊपर बढ़ जाए तो वो हमारे ईयर के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्लस सबसे बड़ा रीजन होता है हेडेक के लिए। और एक एम्बुलेंस का सायरन, चाहे वो एम्बुलेंस का हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे आपकी एक पुलिस हो, कोई भी हो, जो इमरजेंसी यूज में सायरन बजाते हैं, उसका मालूम कितना जाता है? 100 to 120 डेसिबल तक। 100 to 120 डेसिबल। इसके लिए अभी एक स्टेट ने ये ऑर्डर भी दे दिया है कि अगर इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि कोविड फेज में अभी लॉकडाउन चल रहा है, और अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप अपने जो आपका साउंड चलता है, इमरजेंसी साउंड चलता है, जो आवाज आ रही है, उसको बंद करके रखिए। अगर जरूरत पड़े तभी उसको प्ले करिए, वरना अभी रोड्स खाली है, आप बजा के मत चलिए। क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिया में तो इवन बहुत ज्यादा हेडेक का कॉज, डिप्रेशन का कॉज ये एम्बुलेंस का साउंड बन गया है। और ये दूसरी सबसे बड़ी रीजन का और कॉज बन गया है, वो बन गया है टिनिटस। टिनिटस का मतलब क्या होता है? ये टिनिटस आपसे ज्यादा, सबसे ज्यादा लोगों में देखने गया है जो एम्बुलेंस के अंदर कंटिन्यूअस बैठे रहते हैं, जो हॉस्पिटल्स में लोग रहते हैं, उनके अंदर ये सबसे ज्यादा भी प्रेजेंट में देखने का रीजन बन गया है। और टिनिटस इज द मोस्ट कॉमन रीजन जो आपको क्या, आपके सुनने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। टिनिटस, TINNITUS। टिनिटस का मतलब होता है एक टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे घंटियां बज रही हो कानों में, ऑल टाइम आपको फील होता रहेगा। एक एम्बुलेंस ड्राइवर से आप पूछे तो उसको ऑल टाइम, क्योंकि वो इतना ज्यादा बजा रहा है कि उसको ऑल टाइम, रात में सोते टाइम भी, हर टाइम उसके कानों में फील होता रहता है कि जैसे कोई घंटियां बजा रहा हो। और वो सबसे बड़ा कॉज है हेडेक का। अगर आपके कंटिन्यूस आपके कानों में कोई ना कोई चीज बजाती रहे तो आपको तुरंत हेडेक होने लग जाता है। थोड़ा भी साउंड बहुत कॉमन रीजन होता है हेडेक का, थोड़ी भी आवाज तेज कर दो आपको हेडेक होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो ओटोलॉजिकल आज की डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है पूरा। मैंने आपको कोविड से रिलेटेड चीजें बताई। अभी इवन एक स्टेट में इसको बंद भी कर दिया। क्या बोल दिया? कि इमरजेंसी हो बहुत ज्यादा तो ही आप सायरन को बजाइए, वरना सायरन को आप मत बजाइए। क्यों? क्योंकि वो 100 to 120 डेसिबल यानी 70 डेसिबल के ऊपर अगर कोई भी चीज जाती है वो आपके लिए हेडेक कॉज कर सकती है। ठीक है, ओटोलॉजिकल में आपके लिए ये प्रॉब्लम हो गई। हम एक एक को समझते चलेंगे, सिर्फ लिखते नहीं चलेंगे कि वहां इतना लिख के छोड़ दें, हम एक एक को कंप्लीट समझेंगे कैसे क्या क्या एक एक वर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिकल। ऑप्थेल्मोलॉजिकल आई, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं, आज की डेट में स्टूडेंट्स हैं, हम सब पढ़ रहे हैं तो हमको पता है। थोड़ा भी अगर आईज में कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली कॉज क्या है? पेन। आई की ऑर्बिट में पेन होना, प्लस ब्रेन, प्लस क्या आपके क्रेनियम में, फॉरहेड में, ऑसिकुट में, टेम्पोरल में, कोई भी लोब में पेन हो जाए तो आई आई तो बिल्कुल डायरेक्टली कॉन्टेड है। और आपने इवन इमेजिन भी किया है कि अगर आपको हेडेक हो, भले आई की वजह से हेडेक ना हो रहा हो, अगर आपको सिंपल हेडेक भी हो रहा हो तो वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्बिट, जो आई ऑर्बिट है, उसमें पेन उतर के आ ही जाता है। और अगर आई में पेन हो रहा हो तो वो हेडेक तो जरूर बन जाएगा आपके। अगर आपको क्या चश्मे वगैरह लगे हुए, थोड़ा नंबर कम ज्यादा हो जाए, कंटिन्यूसली वॉचिंग कर ले, कोई भी देखे, तो आई तो बहुत कॉमन रिलेटिव है। इसलिए हेडेक की एक प्रॉपर एक डेफिनेशन भी ये बताई गई है कि ठीक है, यहां पर आपकी आई है, इस ऑर्बिट से लेके पीछे तक पूरा ऑसीपुट, आपके पीछे ऑसीपुट होता है ना, इस रीजन में कहीं भी पेन हो उसे आप हेडिक बोलते हैं। यानी अगर आपके आई के ऑर्बिट है, आपके आई के अराउंड अगर पेन हो रहा है तो उसे आप हेडिक में गिनते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो आई का तो बिल्कुल हेडेक के अंदर ही आता है। आई के रिलेटेड जो आई के ऑर्बिट है, तो आई में पेन होगा तो ऑर्बिट में ही तो पेन होगा। तो आई के ऑर्बिट में अगर कहीं भी पेन हो, यहां अगर स्टार्टिंग की बात करें तो आई को पीछे जाए तो पीछे पूरा आपका ऑसीपुट तक, अगर ऑसीपुट तक इनके बीच में कहीं भी पेन हो जाए तो आप उसको फिर क्या मानते हैं कि वो आपके हेडेक की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर हो जाए, कोई भी सीएनएस रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी, चाहे ब्रेन या स्पाइनल कोई भी नर्व या स्पाइनल कॉर्ड, या कोई भी आपको कोई भी नर्व इम्पेज हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आल्सो एसोसिएटेड विद द हेडेक। और सिस्टमिक डिसीज का मतलब होता है कोई सिस्टम के अंदर, बॉडी के सिस्टम के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाए, है ना। और सबसे ज्यादा ऑर्गन हो आपके फेस से रिलेटेड, आपका आई हो गया, नोज के अंदर, या भी कोई भी ऐसी चीजों में प्रॉब्लम हो गई
तो वो आपका इजिली पेन कॉज कर देता है, यानी हेडेक कॉज कर देता है। तो हेडेक की डेफिनेशन में क्या कह सकता हूं, पेन और डिस्कम्फर्ट किसके बीच में, बिटवीन द ऑर्बिट्स एंड ऑसिपिट। ये आपका ऑर्बिट है और ये आपका ऑसिपिट है। ऑर्बिट और ऑसिपिट के बीच में अगर कहीं भी पेन हो रहा हो या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, और क्या, अराइजिंग फ्रॉम पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स, यानी कोई कुछ ना कुछ वो स्ट्रक्चर्स थे जो पेन के लिए सेंसिटिव थे, वो कहीं ना कहीं स्टिमुलेट हो गए, आपने उनको स्टिमुलेट कर दिया है। कोई भी रीजन हो सकता है, साइकोलॉजिकल रीजन हो, ऑटोलॉजिकल हो, ऑप्थेल्मोलॉजिकल हो, न्यूरोलॉजिकल हो, सिस्टमिक हो, या और भी कोई रीजन हो बाहर से आने वाला, कोई भी रीजन है जिसने आपके जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स थे उनको स्टिमुलेट कर दिया, अराइज कर दिया, जगा दिया, तो वो आपके अगर ऑर्बिट से ऑसिपिट के बीच में कहीं, अब ये बात याद रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, और आई के ऑर्बिट से लेके ऑसिपिट तक पूरे में पेन नहीं, पूरे में इनके बीच में कहीं भी होने लग जाए, सिर्फ अगर आई के इधर ही ऑर्बिट में होने लग जाए तो उसे भी हेडेक होती है। इनके बीच में मगर पेन होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि लिप्स पे पेन हो रहा है, नोज पे पेन हो रहा है तो आप उसे भी हेडेक बोलेंगे, नहीं। लेकिन आई की अगर ऑर्बिट में हो रहा है तो उसे आप हेडेक के अंदर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अब ओरिजिन में हम देखते हैं कि क्या क्या ओरिजिन हो सकते हैं। आप सिंपल सी मैकेनिज्म समझो भैया, कोई भी है, दो रीजन हो सकता है, पेन होना का है आपके क्रेनियम में होना है ना, क्रेनियम में पेन होना है, तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो कोई क्रेनियल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो ब्रेन में, है ना, क्रेनियल के अंदर यानी ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर में, या ब्रेन के बाहर वाले स्ट्रक्चर में। फिर बोला ब्रेन के बाहर वाले स्ट्रक्चर, जब भी माइंड में जब भी आपके वर्ड आए सीधा समझ लो फेस रिलेटेड स्ट्रक्चर। अगर फेस रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर आपके एक्स्ट्रा क्रेनियल पेन में आएंगे, यानी क्रेनियल से बाहर वाले पेन, जो क्रेनियल के जो स्ट्रक्चर नहीं है वो आपको अगर हेडेक कराते हैं तो उन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। अगर ये स्ट्रक्चर्स एक भी है इसमें क्या अराइज हो जाए तो हेडेक कॉज करा देगा, और ये तो क्रेनियम के अंदर के ही हो गए। क्या क्या हो सकते हैं, साइनस, साइनस जानते हैं क्या होते हैं, साइनस क्या है हमारे में, साइनस का मतलब होता है वॉइड स्पेस। साइनस अगर वर्ड यूज हो रहा है तो सिर्फ वॉइड स्पेस या फेस साइनस की बात हो रही है, ठीक है। साइनस तो ब्रेन में भी होते हैं, साइनस का मतलब होता है खाली जगह, वॉइड स्पेस। अब आप सोचते हो कि फेस में वॉइड स्पेस क्यों बनानी पड़ी, आप इमेजिन करके देखो, अगर आपके फेस की जितनी भी बोन्स है उनमें वॉइड स्पेसेस प्रेजेंट है, यानी खाली प्रेजेंट है, और ऐसी ही बोन्स वर्ड्स के अंदर भी होती है, जो वर्ड्स पंछी उड़ते हैं उनके अंदर भी होती है। हमारे अंदर ऐसी बोन बनाने की जरूरत क्या पड़ी, सबसे बड़ा रीजन वेट को कम करने के लिए। अगर हमारे फेस की बोन अगर वॉइड नहीं होती, उनके अंदर साइनस नहीं होता, तो आपके फेस में इतना वेट हो जाता कि आप कंटिन्यूसली फ्लेक्शन में रहते ग्रेविटी की वजह से, सर झुका के ही रहते हमेशा। वो तो आपकी क्या एक्सटेंशन ऑल टाइम, जो बैक एक्सटेंशन है, नेक एक्सटेंशन ऑल टाइम वर्क करती है कंटिन्यूसली, चाहे रेस्टिंग पोजीशन में अगर आप खड़े हो बैठे हो तो आपकी ऑल टाइम नेक एक्सटेंशन कंटिन्यूसली वर्क करती है आपके हेड को पकड़ के रखने के लिए, वरना आपका हेड फ्लेक्शन में चला जाएगा। तो उन पर कम वजन पड़े, आगे फेस पे कम से कम वेट हो, इस वजह से हमारे फेस पर ऐसी बोन लगी है जिनमें साइनस प्रेजेंट है। मोस्ट कॉमन हमारे फेस पर 4 साइनस प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है मैक्सिलरी साइनस, वो कहाँ होता है, चिक बोन होती है ना हमारी, चिक बोन बोलते हैं, उसमें जो आपको खाली स्पेस दिखता है चिक बोन में, वो मैक्सिलरी साइनस की वजह से होता है। फ्रंटल साइनस, क्योंकि आपने बहुत लोगों को सुना होगा अरे मेरे को साइनस हो गया है, साइनस यानी पेन हो गया है। साइनस पेन का मतलब क्या है कि वो जो वर्ड स्पेस है उनके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मली हो गई है। और साइनस वालों को आप एक बिल्कुल पकड़ने के लिए, अगर वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, मैं आपको अभी ये सबसे बड़ी चीज और बहुत अच्छी बताने वाला हूँ कि आपको, कोई बोलता है मुझे हेडेक हो गया, कोई बोलता है मुझे टेंशन हेडेक है, कोई बोलता है माइग्रेन है, कोई बोलता है साइनस, तो उन्हें पकड़ना कैसे है, तो हम आज उन पे भी थोड़ा थोड़ा बहुत बात करते रहेंगे जिससे आपको ऑल टाइम याद रहे। तो 4 हमारे साइनस होते हैं फेस पे। पहला होता है मैक्सिलरी साइनस, जो चिक बोन पे होता है, ये दिख रहा है, ये मैक्सिलरी साइनस है, ये चिक बोन पे होता है। यानी अगर किसी को साइनस होगा तो वो इन चारों में ही पेन होगा, मगर मोस्ट कॉमन जो साइनस पेन करने वाला होता है वो होता है फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस का होता है, बोले फ्रंटल साइनस अबव द आई, आई के जस्ट ऊपर होता है और फॉरहेड के नीचे होता है, ये फ्रंटल साइनस होता है। तो जो साइनस, जो लोग बोलते हैं कि मेरे को साइनस हो गया, तो उनसे पूछो कि अपनी लोकेशन बताओ, पेन की कहाँ पर लोकेशन है, कहाँ हो रहा है, और कौन से साइनस में हो रहा है। उसको साइनस नहीं पता तो एटलीस्ट लोकेशन पूछो। अगर वो बता रहा है इधर कहीं पेन हो रहा है तो वो साइनस का पेन फिर नहीं है, या वो इधर बोलता है कि मुझे इधर साइनस पेन होता है अपने, है ना,
कहीं पैराइटल लोब में हो रहा है, टेम्पोरल लोब में हो रहा है, ऑसिपिटल लोब में हो रहा है, तो ये बताना है। फ्रंटल लोब में भी ऊपर वाले पार्ट में, तो इधर पर्टिकुलर हो रहा है तभी वो साइनस है, ठीक है। इसलिए हमने फ्रंट, ठीक है, इसलिए हमने साइनस को हेडेक के अंदर नहीं रखा। अब आप समझ में आ रहा हो कि सर हमने साइनस को हेडेक के अंदर क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमने अभी बोल चुके हैं कि या तो ऑसिकुट में या उधर कहीं रिलेटेड, इसलिए फ्रंटल साइनस ये साइनस के अंदर सिर्फ इसी पॉइंट पे होता है, इसलिए हम इसको जनरली हेडेक में कंक्लूड नहीं करते, मगर फ्रंटल साइनस वाले को हम हेडेक के अंदर बोल देते हैं, क्योंकि उसका कुछ रीजन आ जाता है, मगर ओवरऑल साइनस को आप हेडेक के अंदर कंक्लूड नहीं करते। सिर्फ फ्रंटल साइनस वाले को, सिर्फ साइनस का जो एक पार्ट है फ्रंटल साइनस, उसको आप हेडेक के अंदर बोल सकते हो। बाकी अगर मैक्सिलरी साइनस का पेन है या इथमोइड या स्फेनॉइड साइनस का पेन है तो आप उसे हेडेक के अंदर नहीं डालोगे, फिर आप है ना फ्रंटल साइनस को आप डाल सकते हो। तो ये आपका फ्रंटल साइनस होता है। ये क्या है, ये बोन्स के अंदर खाली स्पेस है, वॉइड स्पेस है, देखो इस तरीके से ये वॉइड स्पेसेस है, जगह है जो बोन को हल्का बना रही है, ठीक है, ये बोन को हल्का बना, ये फ्रंटल साइनस हो गया, इथमोइड साइनस, ये मैक्सिलरी साइनस हो गया, इथमोइड और स्फेनॉइड यहाँ बीच में होते हैं, ठीक है, ये यहाँ स्फेनॉइड दिख रहा है, यहाँ स्फेनॉइड और इथमोइड बीच में होते हैं, अंदर जाते थोड़ी इसमें अंदर सेंट्रली, इसलिए इसमें आगे से दिखाया है, और इसमें इसलिए ऐसे मत समझना लिटिल या ईयर के बगल में नहीं, ये अंदर जाकर है, थोड़ा अंदर, सीधे स्ट्रेट जाओगे इधर, इधर से सीधे स्ट्रेट जाओगे तो अंदर होता है आपका, ठीक है, स्फेनॉइड और इथमोइड स्फेनॉइड, ये चारों साइनस के नाम याद होने चाहिए। अगर इन साइनस में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे आप हेडेक के अंदर रखते हैं एक्स्ट्राक्रैनियल। फिर मैं बोल रहा हूँ साइनस में मोस्ट कॉमनली आप फ्रंटल साइनस को रखते हैं, ठीक है। बाकी सारे साइनस ये होता है कि हाँ, ये जरूर होता है कि अगर आपको मैक्सिलरी साइनस में पेन हुआ तो वो अपना पेन एसोसिएट करके फ्रंटल साइनस में पहुंचा देता है, फिर वो ट्रेवल करके पूरे हेडेक में होने लग जाता है। यानी ट्रेवलिंग की वजह से आप उन्हें हेडेक के अंदर डाल सकते हैं, मगर डायरेक्टली नहीं डालते। डायरेक्टली हम फ्रंटल साइनस को उसके अंदर अब उसे रखना पसंद करते हैं। आई और ऑर्बिट हम बात कर चुके हैं, ऑर्बिट का तो हम बोल ही चुके हैं कि अगर ऑर्बिट को तो हम हेडेक की कैटेगरी के अंदर ही रख चुके हैं, तो आई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ऑर्बिट में हो तो वो हमारा एक्स्ट्रा क्रेनियल पेन हो गया। यानी क्या, ये एक्स्ट्रा क्रेनियल रीजन है जो हेडेक कॉज करा देते हैं, ठीक है। साइनस, आई ऑर्बिट, ईयर हम कंप्लीटली अभी ऑटोलॉजिकल पूरा समझ के आए ऊपर एक वर्ड को। टीथ एंड गम आपने खूब अच्छे से फील करा होगा। अगर किसी के विजडम टूथ आया है, विजडम टूथ है, ये जनरल एज है विजडम टूथ आने की, इसलिए मैं उसका बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। या गम्स में क्या आपके अल्सर्स हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, या कोई भी दांतों के बीच में कुछ चीज ज्यादा टाइम तक फंस के रह जाए तो वो आपके हेडेक कॉज करा देती है। तो टीथ एंड गम में ओवरऑल में अगर ओवरऑल बात घुमा फिरा के बोलूं तो फेस से रिलेटेड सारी चीजें, और ब्लड वेसल्स, मगर कौन सी, स्काल्प के ऊपर की जो ब्लड वेसल्स होती है जो स्काल्प को सप्लाई करती है, अगर उनकी अल्टर हो जाए, ब्लड वेसल्स में कुछ उनमें अल्टरेशन दिख जाए तो वो भी एक्स्ट्रा क्रेनियल रीजन के अंदर आता है। इंट्राक्रेनियल में देखें तो क्या, ड्यूरल वेनस साइनसेस। फिर मैंने अगेन में वही बोल रहा हूँ कि साइनस का मतलब मैंने क्या बोला था, वॉइड स्पेस। ड्यूरल वेनस साइनस का मतलब होता है क्या, ब्रेन। देखो मैं आपको पहले इसका डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर करके, इसको 2-3 नाम से और बोलते हैं, इसके 2-3 नाम और हैं। ये भी हमारे क्या, ये दिख रहा है, ये भी वर्ड स्पेसेस है। अलग अलग तरीके से ऐसे वर्ड स्पेसेस हमारे बने होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। या क्या, इसको बोलते हैं वेनस चैनल। ये वेनस चैनल है। ड्यूरल वेनस, वेनस यानी वेन्स की सप्लाई करने वाला, साइनस यानी खाली स्पेस जिसमें ये वेनस चैनल है, ठीक है। नाम में समझ आ रहा है, साइनस यानी खाली स्पेस थे जिनमें वेनस की सप्लाई हो रही है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि वेनस चैनल फाउंड बिटवीन द एंडोस्टियल, ऊपर वाली एंडोस्टीलियल एंड मेनिंजिस लेयर ऑफ द ड्यूरा। ड्यूरा मेनिंजिस के लेयर और ऊपर की जो लेयर होती है एंडोस्टीलियल, उनके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं साइनस खाली स्पेस जिसमें वेनस ड्रेनेज आपका होता है। ब्रेन में तो बहुत सारे साइनस, वॉइड स्पेस जरूरत है तो सारे ड्रेनेज कहाँ होगा। अगर साइनस और अगर ये वेनस साइनस नहीं होगा तो वेनस सिम्टम चलेगा कैसे, ड्रेनेज कहाँ होना है। कितने सारे मैं आपको वेंट्रिकल्स बता दूं जो वॉइड स्पेस बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। सीएसएफ कहाँ बनेगा, स्टोर कहाँ करना है। तो ये खाली स्पेसेस रहती हैं जगह जो जिनको बाद में यूज में लिया जाता है कि हमें कोई भी ब्रेन के अंदर कोई भी फॉर्मेशन करना है, प्रोसेसेस करनी है, उन सबके इसके यूज में लिया जाता है। तो इसीलिए इन वर्ड स्पेस की साइनसेस की हमें वहां जरूरत पड़ती है। तो क्या बोल रहा है कि वेनस चैनल फाउंड बिटवीन द एंडोस्टियल एंड मेनिंजिस लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। इसको 2-3 नाम और होते हैं, क्या होता है, इसको ड्यूरा साइनस भी बोलते हैं, ड्यूरल वेनस साइनस को ड्यूरा साइनस भी बोलते हैं, सेरिब्रल साइनस भी बोलते हैं क्योंकि सेरिब्रल रीजन में होता है, ठीक है।
सेरिब्रल रीजन होता है तो सेरिब्रल साइनस भी बोलते हैं, क्रेनियल साइनस भी बोलते हैं। तो अगर ये 2 मार्क्स में कोई भी नाम से आ जाए, चाहे आपका ड्यूरल साइनस, सेरिब्रल साइनस है क्या क्रेनियल साइनस, का मतलब क्या होता है, ड्यूरल वेनस साइनस, यानी क्या वेनस चैनल, ये वेनस के चैनल्स हैं एक तरीके से, और जो एंडोस्टीलियर और मेनिंजेस लेयर ऑफ ड्यूरा के बीच में ये मिलते हैं। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको किसके अंदर रखेंगे, इंट्राक्रेनियल पेन के अंदर, क्रेनियम के अंदर वाली चीज है। वही मेनिंजेस, मेनिंजेस तो आपको पता है हमारी 3 मेनिंजेस होती है, पढ़ के आ चुके हैं, कौन कौन सी होती है, सबसे बाहर कौन सी होती है, ड्यूरा मेटा। ठीक है, तो सबसे बाहर हमारी ड्यूरा होती है, फिर आर्केनॉइड, अरेक्नॉइड, पाया मेटा, ठीक है। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को, ये दोनों हमेशा बिल्कुल एक दूसरे में चिपकी हुई होती है, इनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको बोलते हैं लेप्टोमेनिंजेस। अगर कभी भी 2 मार्क्स में वो डेफिनेशन आ जाती है लेप्टोमेनिंजेस, तो याद रखना लेप्टोमेनिंजेस इज अ कॉम्बिनेशन कौन सी, आर्केनॉइड और पाया का, बिल्कुल ये ड्यूरा के जस्ट नीचे होती है। अगर आपसे कोई पूछे कौन से सब ड्यूरल स्पेस में, हमेशा ब्रेन को ना 3 स्पेस में डिवाइड करा जाता है, कौन कौन से, ड्यूरा के रिस्पेक्ट में डिवाइड करा जाता है 2 स्पेस को। ड्यूरा मैटर आपकी सबसे पहले क्या होता है, क्रेनियम होता है, क्रेनियम होता है, आपने ब्रेन देखा है ऊपर की क्रेनियम होता है। फिर मेनिंजेस आती है, मेनिंजेस आर द लेयर विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके चलती है। 3 लेयर होती है, सबसे पहले ड्यूरा, फिर आर्केनॉइड, फिर पाया, फिर हमारा ब्रेन सेरिब्रम, ब्रेन हमारा आता है। तो हमेशा ड्यूरा मैटर के रिस्पेक्ट में हम ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ड्यूरा के अगर ऊपर वाला यानी क्रेनियम और ड्यूरा के जो बीच की जगह होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल और इपीड्यूरल स्पेस। एक्स्ट्रा ड्यूरल यानी ड्यूरा से एक्स्ट्रा, या फिर इपीड्यूरल, जब भी ये वर्ड आए तो मतलब क्या, ड्यूरा से ऊपर वाली चीज है। ड्यूरा से ब्रेन एब्सिस पढ़ेंगे, यूट्यूब पे मेरा चैप्टर है ब्रेन एब्सिस न्यूरो सर्जरी में, जाके पढ़ना, एक एक चीज है उसमें क्लियर मैंने बताई है, ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज है। तो ड्यूरा मैटर से क्या, सब ड्यूरल एरिया, इसको बोलते हैं कौन सा, एपीड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल, और ड्यूरा से नीचे सब ड्यूरल। तो मैंने अभी आपको बोल दिया सब ड्यूरल मतलब कौन सा स्पेस, लेप्टोमेनिंजेस और ड्यूरा के बीच में। आर्केनॉइड पाया इसलिए नहीं लिखते क्योंकि आर्केनॉइड पाया बिल्कुल एक दूसरे में घुली मिली होती है, पहचान नहीं पाते एक दूसरे में, ठीक है। और फिर एक होता है इंट्राक्रेनियल, इंट्राक्रेनियल यानी ये आपका ब्रेन वाला, ठीक है। ये 3 पार्ट में हम हमेशा ब्रेन को डिवाइड करके उसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और मेनिंजेस हो जाए, यानी मेनिंजेस हम बात कर चुके, ड्यूरा पाया आर्केनॉइड, यानी आज को आर्केनॉइड पाया जनरली अपन एक मान लेते हैं लेप्टोमेनियन के अंदर हो जाए। एक चैप्टर मैंने पढ़ा है आर्केनॉइड आइटिस, उसको पढ़ना, आर्केनॉइड यानी आर्केनॉइड जो मेनिंजेस है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, तो वो भी पेन कॉज करता है, उसका भी यूट्यूब पे लेक्चर अभी अपलोड नहीं करा है, मैं उसको पढ़ूंगा, तो उसको भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखो इसमें जितना है, लेकिन इनके डीप में जो भी चीजें हैं वो अलग से पढ़ी है, उनको वीडियोस देखते रहना है, ठीक है, कंप्लीटली। कॉर्टिकल वेन्स क्या, ब्रेन के अंदर की वेन्स, ठीक है। यहाँ पर वो वेसल्स थी जो क्रेनियम पे थी, ये कॉर्टिकल यानी सेरिक्रेनियल के अंदर की वेन्स, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो इंट्राक्रेनियल पे कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं एक एक चीजें बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, इसलिए कोई भी चीज अगर कुछ भी समझ नहीं आए ऑन द स्पॉट डाउट पूछेंगे, बात के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसलिए आप लाइव पढ़ रहे हो कि आपको अभी के अभी डाउट पूछने, जो बाद में यूट्यूब पर और सब जगह देख रहे हैं उनके लिए बाद में, वो बाद में मेरे को कहीं भी पूछे, चाहे मेरे को पर्सनली कर दें, चाहे फिर वो वहां पर कमेंट सेक्शन में डाउट डालें, आप अभी के अभी पूछिए। क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हेडेक को 2 टाइप में डिवाइड करा गया है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी चीज हमेशा समझते हो, क्लासिफिकेशन अगर प्राइमरी सेकेंडरी समझ लो कि कोई भी हेडेक अगर ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो, ब्रेन के अंदर की चीजों की वजह से हो रही है, उसे बोलते हैं ये प्राइमरी, यानी इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी नहीं हो रही है, सिर्फ ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। आगे समझेंगे टेंशन में क्या होता है, माइग्रेन में क्या होता है, क्लस्टर हेडेक में क्या होता है। मगर यहाँ कोई स्ट्रक्चर गड़बड़, देखो अगर स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ तो स्ट्रक्चर गड़बड़ है प्राइमरी, उसकी वजह से हेडेक हुआ तो वो हेडेक क्या हो गया, सेकेंडरी। कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी यानी कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई इन्फ्लामेशन हो गया, कुछ भी हो जाए वो सब है प्राइमरी, उसकी वजह से हेडेक हो तो वो सेकेंडरी। यानी कोई स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी हो जाए, जैसे फिर 2 चीजों में क्या बोला है, ब्रेन में 2 पार्ट में इन्होंने कैसे डिवाइड करा, एक होता है इंट्राक्रेनियल यानी ब्रेन वाला पार्ट, और एक्स्ट्राक्रेनियल यानी ब्रेन के बाहर वाली चीजें जो हम बात कर चुके हैं अभी। साइनोसाइटिस मैंने बताया ना, फेस पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो कॉज हेडेक करा दी। साइनोसाइटिस यानी इन्फेक्शन इन दी साइनस, जो आपका वर्ड स्पेस है वहां भी कोई अगर आके बैक्टीरिया या कुछ भी फंस जाए
वो वहां पर इन्फेक्शन करा देगा, फिर वो इन्फ्लामेशन को, आइटिस वर्ड ऑलवेज डिफाइन फॉर द इन्फ्लामेशन सेकंड ईयर पैथो, ठीक है। तो साइनस के अंदर कुछ भी इन्फ्लामेशन हो जाए तो साइनोसाइटिस हुआ फेस पे मगर हेडेक कॉज कर देगा, तो पढ़ के आ चुके हैं हम एक्स्ट्रा क्रेनियल वाली जगह। ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। ग्लाइकोमा पता है आज की डेट में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, मोस्ट कॉमन कॉज। क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। इसमें क्या नहीं, इसमें मेनली वो तो होता है, लेकिन मेन रीजन अंधे होने का ये हो जाता है कि अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो कौन सी, कोई मुझे बताएगा कौन सी नर्व होती है जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए? ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व ये ग्रुप ऑफ आई कंडीशन होती है जो ब्लाइंडनेस के लिए सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है, सेकंड ईयर में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो उसमें इसके अंदर क्या है कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस प्रेशर की वजह से ऑप्टिक नर्व वो डैमेज हो जाती है, और एक बार ऑप्टिक नर्व हो गई आपको अंधे होने से कोई नहीं हो सकता। सेकंड वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है अभी आज के टाइम पे, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब ये तो आप अलग अलग पढ़ के आए होंगे सेकंड ईयर में कि ओपन एंगल ग्लाइकोमा होता है ना, क्लोज एंगल ग्लाइकोमा होता है, वो सेकंड ईयर के अंदर था ऑप्थेल्मिक के अंदर, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। एक्स्ट्रा क्रेनियल वो सॉरी एक्स्ट्रा क्रेनियल, अब इंट्राक्रेनियल वेसुलाइटिस यानी कौन सी वेसल्स जो भी ऊपर के आए, इंट्राक्रेनियल कॉर्टिकल वेन्स वाली, नॉट ब्लड वेन स्काल्प वाली, ठीक है, ध्यान रख पूरा लिख के। तो वेसुलाइटिस यानी कॉर्टिकल वेन्स में अगर कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। एप्सिस यानी पस, ब्रेन एप्सिस, वो भी मैं लेक्चर डाल चुका हूं, देखो उसमें समझो। कोई ट्यूमर हो जाए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, CO2 रिटेंशन। CO2 रिटेंशन का मतलब क्या होता है? CO2 रिटेंशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर बॉडी बिल्डअप में CO2 का एक्सेस एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, समझ सकते हो ना, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अंदर अगर CO2 एक्सेस अमाउंट में बिल्डअप होने लग गया तो वो उसको बोलते हैं CO2 रिटेंशन। इसको दो वर्ड, ये 2 मार्क्स में आता है हाइपर कैपनिया के नाम से, HYPER, हाइपर कैपनिया CAPNI, या हाइपर कार्बिया CARBIA। मैं 2 वर्ड्स ये इसमें भले नहीं है, लेकिन मैं 2 वर्ड्स के हर बार बताता रहता हूँ कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो जब भी ऐसे बोलूँ तो उन पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, जो ऐसे नाम होते हैं ना जो बिल्कुल दिमाग पे नहीं चढ़ते, वो ही वो 2 मार्क्स के में देते हैं। अब CO2 रिटेंशन आ जाए, हर कोई लिख के आ जाएगा, हाइपर कैर्बिया लिख के आ जाए, 90% कहाँ पढ़ा था, कैपर्निया कहाँ पढ़ा था, कैपनिया, कैर्बिया, तो क्या CO2 रिटेंशन को ही अलग अलग करके बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो आप समझते हैं कितनी ज्यादा एफिनिटी होती है इसकी, है ना, ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वगैरह ये सब हो जाए तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, तो ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम कॉज कर देंगे, उसकी वजह से हेडेक होने लग जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड दिया है रेड फ्लैग, इसको बाद में पीडीपी में और अच्छे से आप समझोगे कि रेड फ्लैग येलो फ्लैग क्या होता है। अभी मैं आपको सिंपल एक लाइन में बताता हूँ, ऐसी कंडीशन जो आपके लिए बहुत खतरनाक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है एट अ मोमेंट, ऐसी सिम्टम्स, ऐसी कंडीशन जो आपके लिए बहुत, आप बोलते हैं रेड मीन्स क्या, रेड ऑलवेज डिफाइन फॉर दी, किसके लिए, कोई भी चीज आपके लिए डेंजर है तो उसके लिए आप रेड साइन यूज करते हो, रेड फ्लैग। और येलो फ्लैग ऐसा होता है कि हाँ आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, कॉजेज हैं, सिम्टम्स हैं, बहुत सारे आपके लिए हम समझते रहिए बात का काम है, पता नहीं होते कब जाएंगे तो कौन आया उनको मैं बर्तन धो ले। और ठीक है, माइक मत करना, प्रॉब्लम लिंक टूट जाता है। और मैं न्यू ऑनसेट हेडेक इन अ पेशेंट। अब क्या ऐसे मैंने बोला, और येलो फ्लैग मैंने बोला कि अगर किसी को, अगर ऐसी कंडीशन जो आपको, अब देखो अभी नाम से समझ आए, इसको बहुत डिफाइन करके बाद में हम पीडीपी में समझेंगे फ्लैक्स का मतलब क्या क्या होता है प्रॉपर, अभी तो सिर्फ मैं आपको, क्योंकि हमें ये चैप्टर आगे बढ़ाना है। तो न्यू ऑनसेट हेडेक इन अ पेशेंट, अगर 50 साल से ऊपर है
और उसमें एकदम हेडेक का नया ऑनसेट डेवलप हो रहा है, तो वो आपके लिए रेड फ्लैग है, यानी कोई खतरनाक बात हो रही है। अब यंगर एज में अपन में आप में हमें डेवलप हो जाए पेन, तो क्या कोई डेंजर बात है क्या इतनी? हेडेक नहीं, हम नहीं समझते, मगर एकदम जो 50 ईयर्स के बाद उनके लिए खतरनाक है। तो समझ आ गया रेड फ्लैग का मतलब? फीवर, एबनॉर्मल वेट लॉस, तो वो हम सबके लिए रेड फ्लैग है कि एबनॉर्मल वेट लॉस क्यों हो रहा है, तो वो रेड फ्लैग के अंदर आता है। क्योंकि हमारे अंदर कोई भी ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहा है जो हमारे लिए डेंजर हो सकते हैं, और अभी की स्टेट में, आगे के किसने नहीं देखा, आगे के लिए येलो फ्लैग है, अभी के लिए तुरंत में हो रहा है, तो उन सिम्टम्स, उन कंडीशन को हम रेड फ्लैग के अंदर डालते हैं। फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएट का मतलब होता है, फोकल मीन्स का दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है फोकल और एक वर्ड होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब सब जगह फैला हुआ, फोकल मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट यानी ब्रेन में आपके कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाए। अब फोकल वाले में आप ये बहुत अच्छे से क्लियर दिमाग लगा लेते हो, अच्छा मुझे पता है कि ब्रेन में इतने सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे, सबका अपना अपना काम है, सेरिब्रम का अपना काम है, सेरिब्रल का अपना काम है ना, हाइपोथैलेमस का अपना है, तो आपको सबके काम पता है। अगर पर्टिकुलर उस जो उसके फंक्शन है वो फंक्शन बिगड़ जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक बोलते हो कि अच्छा ये सारे फंक्शन तो ब्रेन का ये वाला पार्ट चलाता है, यानी पर्टिकुलर ये वाला पार्ट खराब हो गया। तो फोकल न्यूरोलॉजिकल में आपको ये जरूर समझ आता है। वहीं डिफ्यूज हो जाए तो फिर पूरे ब्रेन के आने लग जाते हैं, वो आपके लिए चीजें खतरनाक भी हो जाती है। अगर पर्टिकुलर कोई फोकल है, अगर एक चीज बिगड़ी, अगर एक चीज बिगड़ी तो फिर उसके सारे फंक्शन चले जाएंगे। तो फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाए वो भी है ना, फोकल हो जाए या डिफ्यूज हो जाए, तो वो भी आपके रेड फ्लैग में आता है ना। ये सब का मतलब क्या है? ये सब का मतलब है कि हेडेक की वजह से अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप अपने आप को रेड फ्लैग के अंदर ले लो, तुरंत डॉक्टर पे भागे। समझ रहे हैं? यहाँ इसका मतलब ये है कि आपको हेडेक तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ अगर ये सारी चीजें भी नजर आ रही है, इनमें से कोई एक पॉइंट भी नजर आ रहा है कि हेडेक होता जा रहा है और एबनॉर्मल वेट लॉस हो रहा है, इंतजार नहीं करता, ये आपके लिए रेड फ्लैग यानी रेड साइन है, डेंजर साइन है, डॉक्टर पे जाइए। कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट दिख रहा हो, अल्टर्ड एलओसी बहुत बड़ा साइन कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा हो, बार बार है ना, अल्टर्ड बेहोश हो जाते हैं, या फिर कुछ समझ नहीं आता, कॉन्शियस नहीं क्या चल रहा है आसपास, तो भैया हेडेक के बाद ऐसा लगे जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा बार बार एमएल, तो डॉक्टर पे जाइए, रेड फ्लैग का साइन। जॉ क्लॉडिकेशन, एक जब क्लॉडिकेशन वर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये क्लॉडिकेशन की डेफिनेशन याद रखो, 2 मार्क्स में आती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे वो कुछ भी लगा दे हमको मतलब नहीं है, हम क्लॉडिकेशन की डेफिनेशन समझते हैं पहले। क्लॉडिकेशन मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई, है ना, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू आर्टरी, मतलब पर्टिकुलर जॉ आर्टरी है ना, उसकी ब्लड सप्लाई अगर डिक्रीज हो जाए तो जॉ क्लॉडिकेशन। अब मैं बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल दूं, कोई भी पार्ट लगा दूं, आगे जॉ की जगह में कोई भी बॉडी का पार्ट लगा दो, उसका क्लॉडिकेशन लिख दो, यानी उस पर्टिकुलर पार्ट पर जो आर्टेरियल सप्लाई है, आर्टेरियल से ब्लड सप्लाई है, वो डिक्रीज हो गई। इसमें तो समझने वाला है, यानी 2 मार्क्स में अगर वो कुछ भी आपके सामने डेफिनेशन डाल दे, क्लॉडिकेशन लिख दे, आगे कुछ भी लिखते हैं, हम तो बस इतना बोल देंगे कि डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। ठीक है, अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है उस पर्टिकुलर पार्ट पर, उसको हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। जॉ क्लॉडिकेशन यानी जॉ पे हो रही है, तो जॉ पे आपको क्या दिखेगा? पेलर दिखेगा, नमनेस, ऐसा वो सब फील होंगे, एकदम कोल्ड। आज जब भी ब्लड सप्लाई कम होती है तो सबसे 2 साइड हमेशा याद रखो उस जगह के, क्या क्या? पेलर यानी कलर वाइटनिंग होना, दूसरा कोल्ड ठंडा पड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड होते हैं। ठीक है, इसको अब लास्ट में देखेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं माइग्रेन। देखो ये थोड़ा जैसे ही अगेन खत्म हो फटाफट आ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अब आने वाली है। ठीक है, और ये अच्छा चैप्टर है, एक पूरा लेक्चर अभी कंप्लीट और लगेगा, तो पूरा पढ़ना है इसको। ठीक है, माइग्रेन का मतलब क्या होता है? माइग्रेन इज अ कॉमन ऑफ्टन फैमिलियर डिसऑर्डर। देखो चाहे आप माइग्रेन पढ़ना, चाहे टेंशन हेडेक पढ़ना, चाहे क्लस्टर हेडेक पढ़ना, सबका जो मेन रीजन है वो फैमिलियर डिसऑर्डर, फैमिली की वजह से। और आपको मैं माइग्रेन की एक ऐसी बड़ी बात बताता हूँ कि माइग्रेन होने का सबसे बड़े बात तो कोई रीजन नहीं है, सबसे बड़ी चीज कोई रीजन नहीं है। जिस चीज का कोई रीजन नहीं होता ना, उसका कोई डायग्नोस भी नहीं होता, ये बात याद रखना। इसलिए माइग्रेन का कोई डायग्नोस भी नहीं होता, इसलिए हम में से हर दूसरा आदमी बोलने लग जाता है कि हमें माइग्रेन है। क्यों? क्योंकि कोई डायग्नोस ही नहीं है ना, हमें सेल्फ डायग्नोस होता है, खुद से पता करना होता है। बस सिम्टम्स है, उनमें देख लो, उनमें से अगर आप आ रहे हो तो आप अपने आपको माइग्रेन के अंदर रख लो, बाकी इसका कोई डायग्नोस नहीं। तो जिस चीज का रीजन नहीं है, जिसका कॉज अननोन है, जिसका रीजन नहीं है, उसका डायग्नोस भी नहीं है। डायग्नोस मतलब प्रॉपर डायग्नोस, डिफरेंशिएशन डायग्नोस कि हाँ आपको क्लियर करके बोल दे कि भैया आपको टाइफाइड ही हुआ है, क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन इसका नहीं है, कोई नहीं है, सिम्टम्स में बात करता है, इसलिए हर दूसरा बोलने लग जाता है कि हमको माइग्रेन हो गया। ठीक है,
तो चीजों को आप यहाँ पे समझना है। अब इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसके सिम्टम्स पे समझेंगे, तो सिम्टम्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। माइग्रेन इज अ कॉमन ऑक्टल फैमिलियर डिसऑर्डर। अब मैं तीनों बोल रहा हूँ, सब कुछ ये फैमिलियर डिसऑर्डर पे ज्यादा होते हैं कि फैमिली में चलते आ रहा है तो आपको हो सकता है। सबसे ज्यादा रीजन इसका यही है कॉज, ठीक है, बाकी और इतना कोई कॉज ज्यादा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी पहचान कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिलेटरल। देखो 70% केसेस में ये आपके यूनिलेटरल होता है, मगर क्या आपसे पूछेगा ये बाइलेटरल नहीं होता? होता है, मोस्टली ये यूनिलेटरल होता है 70% केसेस में, ठीक है। बाइलेटरल भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन जनरली आपको यूनिलेटरल मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है थ्रोम्बिक हेडेक होगा। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक साइड के फेस पर, एक साइड के आपको क्या आई ऑर्बिट पर, फॉरहेड पर और हेड पर, है ना, हेड के पैराइटल रीजन पर, और एक साइड के पे मिलेगा। थ्रोम्बिक हेडेक होता है। थ्रोम्बिक हेडेक का मतलब होता है जैसे बस्ट की फॉर्म में, बस्ट समझ रहे हो, एकदम कोई खींच खींच के मारे ही जा रहा है, बस्ट पड़ रहे हैं, बस्ट की फॉर्म में होगा। सबसे बड़ा साइन पाल